हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट जैसे नाम से पता चल रहा है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की जाती है। जैसे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ चुकी हैं। कब कब होगा? व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हेन पार्टनर इज़ एडमिटिंग, न्यू पार्टनर इज टेकिंग एडमिशन इनटू द पार्टनरशिप फर्म, और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, राइट। तो उस सब केसेस में फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तो हम वैल्यूज़ को यानी कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करेंगे। तो इंक्रीज अमाउंट ऑफ एसेट्स और डिक्रीज अमाउंट ऑफ एसेट्स, इंक्रीज अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज़ एंड डिक्रीज अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज़ को हमने कैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट करना है हम वो देखेंगे। बेसिकली रीवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की रीवैल्यू के टाइम पर बनाया जाता है, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट के रूल से चलता है। इट मीन्स एसेट्स हमारे लिए हमारी जो अपनी होती हैं, तो हमारे अगर एसेट्स हमारी कम हो रही हैं तो दैट इज़ अ लॉस टू द फर्म, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। इफ़ एसेट्स आर इंक्रीजिंग, दैट मीन्स ये एक तरह से फर्म के लिए बेनिफिट हो रहा है, हमारी एसेट्स बढ़ रही हैं, तो फिर उसकी हम इंक्रीज अमाउंट को रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ देख लेते हैं, एसेट्स ऑफ अ लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म मस्ट ऑल्सो बी रिवैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। The reason is that realizable or actual value of assets and liabilities may be different from those shown in the balance sheet. क्योंकि बैलेंस अब जैसे टाइम टू टाइम एसेट्स में और लायबिलिटीज़ में चेंजेस आते हैं। अब एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन हम देखेंगे कि एसेट्स की वैल्यू में चेंजेस तो नहीं आए। अगर वो वैल्यू में चेंज आते हैं तो जितने अमाउंट से चेंजेस आ रहे हैं उसको मैंने आपको बताया नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है हम वो यूज़ करके डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, उसको यूज़ से हम डेबिट साइड में अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर गेन हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, जैसे क्रेडिटर्स हैं, हमारी लायबिलिटी है, राइट। लायबिलिटी पहले क्रेडिटर्स हमारे बैलेंस शीट में तो शो हो रहे हैं 25,000। अब हमने जब रीवैल्यूएशन किया, हमने सारे अकाउंट चेक किए, देखा वो तो 27,000 है, तो 25 से 27 हो गए, यानी कि अब क्रेडिटर्स जो हैं वो 2,000 से बढ़ गए। अब क्रेडिटर्स हमारे 2,000 से बढ़ गए हैं तो एक तरह से हमारा लायबिलिटीज़ का इंक्रीज़ होना, यानी कि करंट लायबिलिटी, ये जो क्रेडिटर का इंक्रीज़ होना हमारे लिए एक लॉस है। तो इसको 2,000 अमाउंट से जो ये बढ़ गया है वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको बताया क्रेडिट साइड में हम अब यही, अगर क्रेडिटर्स डिक्रीज़ हो जाते 27,000 से 25,000 हो जाते तो 2,000 का अमाउंट जो इंक्रीज वैल्यू और जो डिक्रीज वैल्यू होती है वही लेनी है। ठीक है, 25,000 से 27,000 हुए हैं तो चेंज कितना आया? 2,000 का। तो ये 2,000 पे अगर हमारा डिक्रीज़ होता है क्रेडिटर्स में तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो इसमें दो ही चीज़ ध्यान रखनी है, इंक्रीज ऑफ एसेट्स आर क्रेडिटेड, डिक्रीज ऑफ एसेट्स डेबिट, एंड इंक्रीज ऑफ लायबिलिटीज़ डेबिट, एंड डिक्रीज ऑफ क्रेडिट लायबिलिटीज़ क्रेडिट। ठीक है, जो इंक्रीज वैल्यू होगी तो जितने अमाउंट से बढ़ रहा है या घट रहा है उसको लेना है। व्हेन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में भी गिव इफेक्ट टू इन टू वेज, कि व्हेन द रिवाइज वैल्यू जो है आर टू बी रिकॉर्डेड, यस, ये भी हम पढ़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि दे डोंट वांट टू शो द रिवाइज वैल्यूज़ ऑन द बैलेंस शीट, मतलब वो बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू को नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो दोनों केसेस में बनेगा, बट फ़र्क क्या रहेगा? इफ़ दे वांट टू शो द रिवाइज वैल्यूज़ इन द बैलेंस शीट तो दे विल, जब वो बैलेंस शीट बनाएंगे, प्रिपेयर मेंटेन करेंगे, तो जो रिवाइज वैल्यूज़ होंगी, इनकी जो न्यू वैल्यूज़ होंगी वही बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। लेकिन इफ़ व्हेन द रिवाइज वैल्यूज़ आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, लेकिन उसका जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो हम पार्टनर्स, अब मैं उसका भी पूरा बताऊंगी, बट उस केस में क्या होगा, बैलेंस शीट में उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बैलेंस शीट पहले जैसी ही रहेगी। ठीक है, सिर्फ कैपिटल्स में जो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है वही आएगा, बट एसेट्स में जो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हुआ, जो चेंजेस हुए वो हमने ऑल्टर नहीं करने हैं, हम उसको पहले जैसा ही रहने देना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं व्हेन रिवाइज वैल्यूज़ आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे।
समटाइम्स द अकाउंट इज़ कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट के नेचर में होता है, जिसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। इफ़ देर इज़ लॉस ड्यू टू रीवैल्यूएशन करते समय अगर लॉस है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज़ डेबिटेड, और अगर रीवैल्यूएशन रिजल्ट्स इन अ प्रॉफिट तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, राइट। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर हम डेबिट कर रहे हैं तो यानी कि लॉस है, तो जनरल एंट्रीज देख लो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट यानी कि जो भी अमाउंट है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा गया है ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसी तरह से इसका उल्टा, अगर इंक्रीज है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपने देखा एसेट्स जब डिक्रीज होती हैं दैट इज़ द लॉस टू द फर्म, तो वो अकाउंट तब हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, और अगर एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज़ डिक्रीज हो रही हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो इन जनरल एंट्रीज़ के बेसिस पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। एक जब इसका जो लॉस या प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, और अगर रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ लिखने के बाद अगर रीवैल्यूएशन का में प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये इसका फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स अमाउंट नॉमिनल अकाउंट के रूल से बनेगा। टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज हुआ तो डेबिट, दैट इज़ लॉस। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़, कई बार कोई ऐसी लायबिलिटी है जो अनरिकॉर्डेड है और अब हमें पता चली है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे तो इट मीन्स ये हमारी लायबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये भी डेबिट होगा। इसी तरह से इसका उल्टा, वैल्यू ऑफ एसेट्स में इंक्रीज़ है क्रेडिट, वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़ में डिक्रीज़ है क्रेडिट, और इसी तरह से कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो हमारे लिए एक फ़ायदा हो जाता है, हमें पता लग गया हमारी एसेट्स इंक्रीज़ हो गई तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। अब ऐसे ही जहाँ जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा उसका टोटल करके उसकी दूसरी साइड पर उसकी बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो ये लॉस होता है, बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगी और ये लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। और ऐसे ही अगर यहाँ का टोटल क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होता है तो इसका जो एक्सेस होगा वो प्रॉफिट होगा, और वो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कैपिटल अकाउंट के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और ये हमारा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगी आपके सामने ही।